एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने सीखा था अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ एसेट। तो उस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही मशीन थी, उसके सेल कर दी, अकाउंट खत्म हो गया। बट आज हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा एसेट है। सो अगर एसेट्स हमारी ज्यादा हैं तो उसमें से जो बिक जाएगी उसका बैलेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन बाकी की एसेट्स हमारी एज इट इज रहेंगी। तो उनके डेप्रिसिएशंस आएंगे, उनके बैलेंसेस चलेंगे, सेल वाली एसेट एक एक करके खत्म होती जाएंगी। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन इन्वॉल्विंग मोर मशीन्स। लेट अस कंसिडर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। दिनेश परचेस्ड मशीन ऑन 1 अगस्त 2018। सो 2018 1 अगस्त को आपने मशीन खरीद ली 60,000 की। फिर 1 अक्टूबर 2019 को इट परचेज्ड अनदर मशीन। दैट मीन्स आपके पास अब दो मशीन्स हैं। ये हो गई मशीन 1 और ये हो गई मशीन 2। ऑन 30th जून 2020 इट सोल्ड फर्स्ट मशीन फॉर 38,500। आपने पहली मशीन इस डेट को बेच दी। देन यू परचेज्ड अ न्यू मशीन फॉर 50,000। तो एक और आपने अब खरीद ली थर्ड मशीन। और ये कौन सी मशीन आपने बेची है? फर्स्ट मशीन M1 की सेल हो गई। It provides depreciation 20% per annum on cost. So 20% per annum on cost. ये तो मेथड है ना, ये तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका है। इसका हमारी अकाउंटिंग पे फर्क नहीं पड़ता है, अमाउंट्स अलग अलग होते हैं। नाउ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च ईच ईयर, सो शो मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years। आप अकाउंट्स मार्च में क्लोज करते हो, मतलब आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हो, अप्रैल से मार्च। सो अब पहले हम टाइम लाइन पर अपनी ट्रांजेक्शन्स लिख लें, उसके बाद वर्किंग नोट बनाएंगे और फिर हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। वर्किंग नोट बनाने का और क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का फायदा ये होता है कि हमारा जो कैलकुलेशंस हैं वो एक बार में सॉल्व हो जाती हैं। फिर हमारा क्वेश्चन चाहे हमें प्रोविजन मेथड कहे, चाहे विदाउट प्रोविजन कहे, चाहे एसेट डिस्पोजल अकाउंट कहे, वो हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि सारी कैलकुलेशन हमारे हाथ में है। सो पहले हम क्वेश्चन को टाइम लाइन पे लेते हैं। अब अगर आपने एक मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर 2018 को, ठीक है, तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा आपका? हमारा फाइनेंशियल ईयर जैसे होता है 18, 19, 17, 18। तो अगर हम 18 की बात जो चल रही है, तो अगर मैं 18, 19 ईयर लूं, 18, 19 का मतलब है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च नेक्स्ट 2019। तो क्या ये उसके बीच में आता है? मतलब 2018-19 जो पहला ईयर है ये शुरू होगा 1 अप्रैल 2018 से और ये खत्म होगा 31 मार्च 2019 को। अगर ये डेट इसके बीच में आ रही है तो ये हमारा पहला ईयर हो गया। अगर ये डेट इससे पहले की है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च की है, क्योंकि ईयर तो अप्रैल में शुरू होता है ना, तो अगर ये उससे पहले की है तो वो पिछले ईयर में चली जाएगी, वो पिछला ईयर कहलाएगा। तो ये तो अगस्त है, अगस्त का मतलब इसके बीच में आ गया। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहां कहीं हमने 1 अगस्त 2018 को M1 खरीद ली 60,000 की। ये पहली मशीन हो गई जो हमने खरीदी है। अगला ईयर कौन सा होगा हमारा? 2019-20, क्योंकि ये 19 मार्च में खत्म हुआ। ये 1 अप्रैल 2019 से शुरू हो जाएगा और 31 मार्च 2020 तक जाएगा। अब इस ईयर में क्या हुआ? आपने 1 अक्टूबर 2019, तो वो इसमें आएगा अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020। तो इसके बीच में यहां कहीं आ जाएगा 1 अक्टूबर 2019। इसमें हमने M2 खरीद ली 20,000 की। ये एक और एसेट खरीद ली, परचेज हो गई। ठीक है, एक इस ईयर में ट्रांजेक्शन, एक इस ईयर में। फिर 30th जून 2020 को आपने M1 सेल कर दी। तो अब वो इस ईयर में आएगा या अगले में जाएगा? ये ईयर मार्च में खत्म हो गया, आपकी ट्रांजैक्शन है जून की, अप्रैल, मई, जून, इसका मतलब वो नेक्स्ट ईयर आ गया। अब हमारा कौन सा? 2020-21। तो ये 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ, 31 मार्च 2021 तक गया। तो यहां पर हमने 30th जून 2020 को M1 की सेल कर दी एंड यू बॉट अ न्यू मशीन फॉर 50,000। M3 हमने परचेज कर ली 50,000 की। तो दो ट्रांजेक्शन्स यहां हो गई। तो टाइमलाइन पे फर्स्ट ईयर में एक एसेट खरीदी, फिर दूसरी खरीदी, फिर एक आपने सेल की और एक और आपने खरीद ली। अब जब वर्किंग नोट बनाएंगे तो हमारे पास कितनी मशीन्स हैं? M1 है, M2 है, M3 है।
ठीक है, तो अब ईयर वाइज शुरू करते हैं वर्किंग नोट्स बनाना। तो पहला ईयर कौन सा है? 2018-19, ये वाला ईयर है। इस ईयर में सिर्फ एक मशीन हमने खरीदी है, M1 परचेस्ड 60,000 की, ये वर्किंग नोट। अब हर साल हमें क्या करना होता है? डेप्रिसिएशन चार्ज करके अकाउंट को क्लोज करने होते हैं। सो आप इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। क्या रेट है? 20% पर एनम ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट है 60,000, सो डेप्रिसिएशन 20% ऑन 60,000 पर एनम का मतलब ये पूरे ईयर का है। तो ये मशीन क्या पूरा साल हमारे पास रही है? इस ईयर में आपके पास ये मशीन आई है 1 अगस्त को। सो कितना टाइम रही? अगस्त से 31 मार्च तक। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स आपके पास रही है। तो 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन इस पर लगेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8,000 रुपीज। सो वैल्यू बच गई अब इसकी 52,000 बुक वैल्यू जब ये ईयर खत्म हुआ 31 मार्च 2019 को। ये मैं थोड़ा सा स्लोली समझा रही हूं और ध्यान से समझना है। ओके, अब नेक्स्ट ईयर कौन सा आ गया? 2019-20। अब इस ईयर में क्या हो रहा है? इस ईयर में M2 परचेज हो रही है अक्टूबर में 20,000 की। सो M2 परचेज, ये आ गई M2। M2 पहले नहीं थी, अब आई है। M1 अभी रह रही है हमारे पास, M2 हमने और खरीद ली 1 अक्टूबर में। एक्सप्लेनेशन है, जितनी मर्जी लिख लो, आपकी अंडरस्टैंडिंग है। ओके, अब क्या करेंगे? अब हमें एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो इस पर कितना डेप्रिसिएशन होगा? M1 पर होगा 20% ऑफ कॉस्ट 12,000, क्योंकि कॉस्ट तो यही रहने वाली है, कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन कह रहा होता 20% पर एनम WDV बेसिस, कॉस्ट की जगह WDV होता तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू है, इस पर डेप्रिसिएशन लेते, बट अभी कॉस्ट पे चलेगा। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन M2 का कितना होगा? 20% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट है 20,000, है ना, लेकिन ये तो पर एनम था, मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन था। तो क्या ये मशीन पूरा साल हमारे पास रही है? नहीं, हमने खरीदा 1 अक्टूबर को और ये ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च को। अब इसको खरीदा है तो यहां से लेके ये एसेट हमारे पास सिर्फ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स हमारे पास रही है। तो इस पर 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। सो अब बुक वैल्यू कितनी बच गई? 31 मार्च 2020 को इसकी वैल्यू बच गई 40,000 और इसकी वैल्यू बच गई 18,000। अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ हमारा 2020-21। ये जो हमने टाइमलाइन पे चीजें लिखी हैं वही टाइमलाइन हमारी यहां पर अब चल रही है। अब इस ईयर में क्या हो रहा है? एक तो आप 30 जून को M1 की सेल कर रहे हो, इसकी सेल हो रही है और एक नई मशीन आ रही है। तो M1 M3 हमने खरीद ली कितने की? 53,000 की। 30th जून M3 परचेस्ड, ये आ गई 50,000 की। अब M1 की आपकी सेल हो रही है, तो सेल के टाइम पर क्या होता है? पहले हमें इस पर डेप्रिसिएशन देना है, उसके बाद बुक वैल्यू निकाल के प्रॉफिट लॉस सॉल्व करना है। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ? तो क्योंकि आपने इसकी सेल कब की है? 30 जून को। ये मशीन आपकी यहां से खरीदी थी, इसका मतलब जो M1 है वो ये पूरा साल थी, फिर ये ईयर हमारे पास रही और यहां जब ये 30 जून को इसकी जर्नी हमारे साथ खत्म हो गई, हमने इसे बेच दिया। तो ये कितना टाइम हमारे पास रही? अप्रैल, मई, जून, सिर्फ 3 मंथ्स हमारे पास रही है। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा? 20% ऑफ 60,000 फॉर 3 मंथ्स। सिर्फ 3 महीने हमारे पास रही है, तो इसका 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ गया 3,000। ये कैलकुलेट किया 20% ऑफ 60,000 इंटू 3/12, ठीक है ना। अब ये सॉल्व कर दिया आपने, काट के 3,000, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 37,000। अब ये खत्म हो रही है तो इसको क्लोज करना है, इसको कंटिन्यू नहीं करना। तो ये हो गई बुक वैल्यू 37,000 इसकी, मतलब 3 मंथ्स इसका डेप्रिसिएशन। और इसकी हम सेल कितने पे कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं हम इसकी 38,500 पर। तो सेल पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ज्यादा पे सेल कर रहे हो तो आपके पास प्रॉफिट ऑन सेल आ गया 1,500 का। तो हमारी ये जो सेल की ट्रांजैक्शन है ये हमें रिकॉर्ड करनी है, ठीक है।
डेप्रिसिएशन, सेल प्राइस, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। अब जो बाकी की मशीन्स हमारे पास बची उन पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फॉर द ईयर। अब क्योंकि सेकंड मशीन तो पूरा साल रही है तो सेकंड मशीन पर 20,000 इंटू 20% पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया 4,000। थर्ड मशीन 50,000 की है, ये कितना टाइम रही है हमारे पास, ये हमने खरीदी जून एंड में और अगले साल मार्च तक, क्योंकि ये तो अब हमारे पास इस डेट को आई है तो यहां से हमने इसका यूज करना शुरू किया। ये समझना होगा आपको, जो सेल हो गई वो यहां तक थी तो यहां तक का डेप्रिसिएशन लिया। इसमें ये 3 मंथ्स नहीं चलेंगे, आप कहेंगे ये तो सेम डेट है, इसमें 3 मंथ्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये आ रही है। तो जब कोई एसेट हमारे पास आ रही है इसको हम अब से यूज करना शुरू कर रहे हैं तो ये अब हमारे पास है, सो ये अब आगे कंटिन्यू करेंगे। सो इसका 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन बनेगा 30th जून के बाद, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर से 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7,500, सो 42,500 इसकी वैल्यू बची और इसकी वैल्यू सेकेंड मशीन की बची वैल्यू 14,000। एक कॉलम हम टोटल का भी बना सकते थे जिसमें टोटल वैल्यू, टोटल डेप्रिसिएशन भी लिख सकते थे। सो ये वर्किंग नोट है, ये जैसे मर्जी आप बना लो, जैसे आपको समझ में आया आप बना लो। अब इसी को हमें अकाउंट में उतारना है। क्या होगा, अब फर्स्ट ईयर है 2018-19 में हमने मशीन खरीदी 1 अगस्त को, सो 1 अगस्त 2018 टू बैंक अकाउंट M1 कितने की, 60,000 की। एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया कितना, 8,000 और इसका बैलेंस बच गया 52,000। ये तो हमने सॉल्व भी कर लिया होगा, सो एज इट इज आ जाएगा। सेकेंड ईयर हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019 से, ये नेक्स्ट ईयर है, ठीक है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया, 52,000। अब इस ईयर में क्या किया आपने, अक्टूबर में एक मशीन और खरीद ली। सो 1 अक्टूबर 2019 को टू बैंक अकाउंट M2 कितने की खरीदी, 20,000 की। और कुछ किया नहीं, तो इस ईयर में क्लोज होने पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो कितना आ गया इस ईयर में, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन 12,000 फर्स्ट मशीन का, 2,000 सेकेंड मशीन का। तो M1 का 12,000, M2 का 2,000, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 14,000। तो बैलेंस कितना बचेगा, फर्स्ट मशीन का 40,000, सेकेंड मशीन का बैलेंस कितना बचा, 18,000। सो M1 का 40,000, M2 का 18,000, सो 58,000 बैलेंस बच गया। आप टोटल कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि बैलेंसेस टोटल मैच कर रहे हैं कि नहीं। हमने कैलकुलेशन सही किया, बैलेंस मैच करेंगे। अब अगला साल शुरू हुआ 2021, सो 1 अप्रैल 2020 को बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, M1 40,000, M2 18,000, 58,000। अब क्या हो रहा है इसमें, एक मशीन खरीद रहे हैं, सो 30th जून आपने एक मशीन बाय की, कितने की, 50,000 की। बाय करते हुए तो एक ही एंट्री होती है, परचेज कर दी, एंट्री लिख दी। अब आप इस डेट को सेल भी कर रहे हो, तो सेल के टाइम पर हमारी 3 रिकॉर्डिंग होती है। नंबर 1, एसेट हमने यूज की है तो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो क्योंकि ये एसेट आपने 3 मंथ्स यूज की थी, इसकी कैलकुलेशन हुई डेप्रिसिएशन की 3,000। इसको सेल कर दिया आपने 38,500 पर। अब प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करने। अब अगर हम ये कहें क्योंकि ये एसेट हमारे पास नहीं रही तो इसकी मॉनेटरी वैल्यू भी बुक्स में से निकलनी है। यहां ये एसेट थी 40,000 की, आपने यहां पे क्या क्या निकाल दिया, 3,000 निकाला डेप्रिसिएशन की वजह से, 38,500 निकाल दिया इसकी सेल की वजह से। तो आपके डेबिट में इसका अमाउंट था 40,000 पर आपने अमाउंट निकाल दिया 41,500। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, 1,500 हमें यहां लिखना होगा, तभी ये इस एसेट का टोटल अमाउंट आउट होगा। टोटल का 40 आउट होना था ना, लेकिन सेल ज्यादा पे कर दी तो क्रेडिट में ज्यादा निकल गया, माइनस ज्यादा हो गया। तो जो प्रॉफिट है वो यहां हम P&L में शिफ्ट कर देंगे। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल। सो इससे क्या हुआ, इस एसेट की जितनी मॉनेटरी वैल्यू थी वो टोटल हमारी बुक्स में से चली गई। अब बचा M2 और M3।
सो एट द एंड ऑफ द ईयर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे किस किस पर, M2 पर और M3 पर 4000 एंड 7500, 11,500 और डेप्रिसिएशन के बाद बैलेंस कर दोगे तो M2 का बैलेंस बच रहा है 14,000, M3 का बैलेंस बच रहा है 42,500, सो 56,500 टोटल मिला लोगे आप। बैलेंस डिफरेंस करके भी करते हो डेबिट क्रेडिट का और इस तरह भी कर सकते हो। सो आपका ये टोटल मिल जाना चाहिए, है ना। सो दैट मीन्स हमारी कैलकुलेशंस करेक्ट हैं, ठीक है। और एंड में हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते हैं। कोई भी जो बैलेंसिंग अकाउंट्स होते हैं ना वो ब्रॉट डाउन जरूर लिखे जाते हैं कि ये अकाउंट खत्म नहीं हुए हैं, ये हमारे पास बच गए हैं। सो इस तरह से हम ये अकाउंट बनाते हैं। सो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपको लगे, बट यहां देखो सेल से पहले तक तो आप समझ चुके हो, आप पहले से कर रहे हो, यहां तक तो आपको पहले से पता था। अब सेल के टाइम पे क्या करना है, जिस एसेट की सेल हो गई उसकी वैल्यू बुक्स में से आउट करो। तो कुछ हिस्सा डेप्रिसिएशन की वजह से आउट होगा क्योंकि इसको यूज किया है, कुछ हिस्सा सेल की वजह से आउट होगा। अब अगर कम पे सेल करते हो तो आपका कुछ बैलेंस यहां बच जाएगा। ये मैंने इसीलिए हाईलाइट किया कि आप उस पर्टिकुलर एसेट के हिसाब से सोचो। तो यहां बैलेंस बच जाएगा, तो उसको निकालने के लिए क्रेडिट में लिखना होगा। अगर डेबिट कुछ निकालना है तो क्रेडिट करना पड़ता है हमें अकाउंटिंग में, और अगर क्रेडिट ज्यादा हो चुका है तो कैंसिलेशन के लिए डेबिट करना पड़ता है। तो जब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का मतलब सेल ज्यादा वैल्यू पे है, तो यहां ज्यादा लिखा जा चुका है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट को डेबिट में लिख के कैंसिल आउट कर देंगे। और अगर सेल कम पे हुई है तो लॉस है, तो डिफरेंस यहां आ जाएगा। जैसे ये 40 है, मान लो सेल आपकी 35,000 की, 35,000 की सेल हुई, तो 40 में से 3 तो डेप्रिसिएशन कट गया, 35,000 की सेल हो गई, सो 38,000 निकल गया ना। 2 तो अभी भी बच रहा है, 2,000 यहां बच रहा है, वो लॉस है क्योंकि वो मिला ही नहीं। तो जो नहीं मिला वो लॉस है, तो उसको एज ए लॉस हमने, कि सेल कम पे हुई है तभी यहां बच रहा है ना, उसको सेल में लॉस ऑन सेल लिख के क्लोज कर देंगे। सो इस तरह से हम अपना अकाउंट बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये लंबा लग सकता है मेथड, कि हम पहले इंफॉर्मेशन को समझ रहे हैं, फिर इंफॉर्मेशन के नोट्स बना रहे हैं और फिर अकाउंट बना रहे हैं। लंबा डेफिनेटली है, लेकिन क्या है कि जब आप 2-3 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लोगे ना, हर बार हमें ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हम सीधे सीधे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे हेल्थी। थैंक यू।